महीने पहले हमने एक सेशन किया था कि इंडिया और रसिया के बीच एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है, जिसके तहत इंडिया और रसिया के बीच एक नया इकोनॉमिक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाया जाना था, जिसका नाम होगा चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। नाउ इन ए मेजर डेवलपमेंट रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बिकेम्स ऑपरेशनल। जी हाँ, ये वाला कॉरिडोर अब ऑपरेशनल हो चुका है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, द चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हैज बिकम ऑपरेशनल एंड इज लाइकली टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड रसिया। और केवल इतना ही नहीं, इस रूट के माध्यम से पहले कंटेनर शिप्स इंडिया की तरफ रवाना भी हो चुके हैं, जो रसिया से क्रूड ऑयल, मेटल, टेक्सटाइल, फूड एंड मशीन्स लेकर आएंगे, सेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इसके जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं। इसके अलावा न केवल रसिया बल्कि आसियान देशों के साथ में भी इंडिया का जो ट्रेड है वो बूस्ट करने में कैसे ये वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर मददगार साबित हो सकता है। तो देखिए, पिछले साल दिसंबर महीने में एस जयशंकर साहब 5 दिन की विजिट करने गए थे रसिया में, और उसमें वेरियस सेक्टर्स में एग्रीमेंट साइन हुए थे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आई थी कि एस जयशंकर और उनके रशियन काउंटरपार्ट सर्जेई लेवरोव एग्री हुए हैं टू एस्टैब्लिश चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर बिटवीन इंडिया एंड रसिया। अब चूंकि इंडिया और रसिया के बीच व्यापार करने के लिए एक ही रास्ता हुआ करता था, दिस वन इज स्वेज कैनाल रूट, जो इंडिया के बंदरगाहों से निकलकर अरब सागर से बाब उल मंदेब की खाड़ी, फिर रेड सी और लाल सागर होते हुए स्वेज कैनाल से मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन से आप पहुंच पाओगे अटलांटिक ओशन, और यहां से एक्सेस कर पाते थे यूरोप और रसिया को। तो ये वाला एग्जिस्टिंग वे 8,675 नॉटिकल माइल्स का है, जो किलोमीटर्स में अप्रोक्सीमेटली 10,500 किलोमीटर है। तो इस रूट को लेकर हमें कई सारे चैलेंज फेस करने पड़ रहे थे, जैसे कि सबसे पहले टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। रसिया से इंडिया एक शिपमेंट के लिए 40 से 42 डेज का समय लगता है। दूसरा, इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होगा। और रिसेंट ईयर्स में हमने देखा ये वाला रास्ता शिपमेंट के लिए अब सेफ नहीं रहा। जब से इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हाउदी रिबल्स ने कई सारे शिप्स कंटेनर को हिट किया है, ड्रोन के माध्यम से अटैक्स हुए हैं, जो चाहे इजराइल की तरफ जा रहे थे या इजराइल से इंडिया की तरफ आ रहे थे। तो ऐसे में हमारा जो ट्रेड है वो भारी मात्रा में प्रभावित हुआ है। यहाँ पे आप देख पाओगे इजरायली ओन्ड शिप टारगेटेड इन सस्पेक्टेड ड्रोन अटैक रिपोर्ट्स। A Israeli cargo ship was hit by Iranian missile in the Arabian Sea। तो इस पूरे रीजन में, अरब सागर में, बाबुल मंदेब की खाड़ी हो चाहे लाल सागर हो, यहाँ पे यमन के जो हाउदी रिबल्स हैं इन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। चाहे फिर वो यूएस के शिप हो, इंडिया के शिप हो या फिर इजराइल के शिप हो, कोई भी शिपमेंट इस रास्ते से गुजर रहा था उसके ऊपर अटैक किया गया, जिसे रेड सी क्राइसिस का नाम दिया गया। So far, the Iran-backed Yemeni group has launched at least 100 missile and drone attacks against a dozen ships in the Red Sea, according to US officials, and threatened to target all vessels heading towards Israel, whether और नॉट दे आर इजरायली ओन्ड और ऑपरेटेड। चाहे वो इजरायली हो या न हो, अगर वो इजराइल की तरफ जा रहे हैं तो उनको टारगेट किया जाएगा। और वैसे आपको पता है इंडिया का इजराइल के साथ काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है, तो यहाँ से हमने देखा कि इंडिया का जो ट्रेड है वो भी प्रभावित हुआ। इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी मार्केट में देखने को मिला। हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे उनमें कमी हुई, शिपिंग कॉस्ट हमारी लगातार बढ़ती चली गई, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा हुआ, और कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस हैं वो भी हाई होने लग गए, जैसे कि क्रूड ऑयल हो, पाम ऑयल हो, सीरियल्स हो, या फिर मशीनरीज हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो, या कोई अदर कंपोनेंट्स हो जैसे कि ऑटो कंपोनेंट्स हो, या अपेरल्स हो, टेक्सटाइल हो, हर चीज़ को हमने देखा महंगा होते हुए। सो रेड सी क्राइसिस कुड पुट इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन इंडियाज इकोनॉमी, ये हमने रिसेंट ईयर्स में देखा है। और इतना ही नहीं,
हमारा जो चाय चाय का व्यापार है यानी कि टी जो ट्रेड है यूरोप के साथ में, उसमें भी मैसिव लॉस हमको झेलना पड़ा था। तो इसी बीच ये जो खबर आई थी कि एस जयशंकर और उनके जो रशियन काउंटर पार्ट हैं, उन्होंने एग्री कर लिया है कि हम एक नया रास्ता इंडिया और रशिया के बीच बना लेंगे। तो ये एक राहत वाली खबर थी। तो ये वाला प्रपोज्ड वे आप देख पाओगे जो इंडिया के अंडमान निकोबार या चेन्नई से शुरू होगा, सॉरी, इंडिया के चेन्नई से शुरू होगा और अंडमान निकोबार सागर होते हुए यहाँ से ये अब आप देख पाओगे साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी से फिर आप पहुंच पाओगे रसिया के शहर व्लादिवोस्टोक, जो 5647 नॉटिकल माइल्स का है एंड इन किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर। तो इस रास्ते के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब डिस्टेंस घट गई है तो टाइम हमारा रिड्यूस हो जाएगा। रसिया पहुंचने में केवल 10 से 12 दिन का समय लगेगा। इससे हमारा फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा हम बाईपास कर पाएंगे, वी कुड बाईपास दिस एग्जिस्टिंग वे, इस वाले रास्ते को बाईपास कर देंगे, जिससे हाउदी रिबल्स के द्वारा अटैक का भी या कोई खतरा हमको नहीं रहेगा। तो उस समय एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्जी लेवरोव ने इस रूट का जिक्र किया था। बेसिकली इन्होंने 3 रास्तों को प्रपोज किया था, द INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, द चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर एंड नदन सी रूट। अगर INSTC की बात करें तो ये भी इंडिया और रसिया के बीच एक नया ट्रेड रूट है जो अब ऑपरेशनल हो चुका है और ये इंडिया के मुंबई बंदरगाह से शुरू होकर अरब सागर से फारस की खाड़ी में बंदर अब्बास पोर्ट सिटी और बंदर अब्बास से ईरान की राजधानी तेहरान से बेसिकली 2 पोर्ट सिटीज बंदर अंजाली और बंदर अमराबाद को एक्सेस करके अस्तरखान पहुंचेंगे और अस्तरखान से वोल्गोग्राड से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग और सेंट पीटर्सबर्ग से यूरोप को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये है INSTC जो अब इंडिया और रसिया के बीच ऑपरेशनल है। फिर हमारा रहेगा चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, जो इंडिया के चेन्नई से शुरू होगा और अंडमान सागर होते हुए मलक्का स्टेट से साउथ चाइना सी से ईस्ट चाइना सी, ऊपर जापान सागर और जापान सागर में देखने को मिलेगा वोल्गोग्राड। और नदन सी रूट बेसिकली रसिया के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम बात करें EMC की, तो इसकी जो नींव है वो आज से लगभग 5 साल पहले रखी गई थी, जब PM मोदी विजिट करने गए थे रसिया के फार ईस्टर्न रीजन को। 2019 का ये आर्टिकल आप देख पाओगे, इंडिया रसिया इंक प्रपोजल ऑन डेवलपिंग चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी रूट। उस समय PM मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी, जिसमें $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई थी। सो बेसिकली 5 साल पहले ये वाला रास्ता प्रपोज किया गया था, जिसको आज मेटलाइज किया गया है। तो चलिए बात करेंगे कि ये हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करके जाना है। नाउ हमने देखा कि ये वाला नया कॉरिडोर इंडिया के चेन्नई बंदरगाह से शुरू होगा और अब बताया जा रहा है कि इंडिया के दूसरे जो पोर्ट सिटी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो पोर्ट्स हैं या फिर जो ओडिशा के जो पोर्ट्स हैं, उनको भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। लेकिन शुरुआत यहाँ से होगी चेन्नई से और चेन्नई से हम पहुंचेंगे व्लादिवोस्टोक, जो कि लार्जेस्ट रशियन पोर्ट सिटी है ऑन द पैसिफिक ओशन, या कहें कि जापान सागर में। एंड इट इज लोकेटेड अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द चाइना रसिया बॉर्डर से बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पर आप देख पाओगे ये चाइना और रसिया का बॉर्डर है। एंड ये है द सिटी ऑफ व्लादिवोस्टोक, जो कि हॉर्न ऑफ साउथ के बिल्कुल मुहाने पे है एंड विच इज आल्सो पार्ट ऑफ द जापान सी या सी ऑफ जापान। तो यहाँ पे है व्लादिवोस्टोक शहर, जो रसिया का फार ईस्टर्न रीजन का एक सबसे बड़ा पोर्ट सिटी है। तो इस रास्ते का जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि इस नए रूट की वजह से हमारा जो डिस्टेंस है रसिया पहुंचने में वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा टाइम है वो भी रिड्यूस होने वाला है। मात्र 10 से 12 दिन में हम रसिया को एक्सेस कर पाएंगे और फिर रसिया के शहर व्लादिवोस्टोक से हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करके सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच पाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे जो व्लादिवोस्टोक शहर है, इसको जोड़ने वाला केवल एकमात्र
रेलवे ट्रैक है जिसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक कहा जाता है, ये सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है, राइट, मॉस्को होते हुए। तो आप देख पाओगे, नॉट मॉस्को होते हुए, ये वाला जो रेड में है ना, हाँ, ये वाला जो रास्ता है यही है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इसके कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है एंड मिलिट्रीली भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज ए बेस फॉर रशियन नेवीज पैसिफिक फ्लीट। जो रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट है उसका बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडिया जिन डिफेंस कंपोनेंट्स और डिफेंस एक्सपर्टीज के लिए रसिया के ऊपर निर्भर करता है, उनको यहाँ से एक्सपोर्ट जो है करवाया जा सकता है। एंड the port of Vladivostok is a commercial seaport and the largest busiest hub on Russia's Pacific coast। सबसे बड़ा और बिजिएस्ट है, यहाँ पे काफी व्यापार होता है। इसके अलावा कल्चरली अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा शहर है या पूरा जो रीजन है, ये चीफ कल्चरल वैल्यू रखता है, इकोनॉमिकली एंड साइंटिफिकली रिच रीजन है। इसके अलावा टूरिज्म हब है फॉर द रशियन फार ईस्ट रीजन। अब चूंकि इंडिया भी रसिया के फार ईस्ट रीजन में इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां का एक्सेस चाहता है, तो हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। और वैसे मैंने आपको बता दिया, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, इस नेटवर्क का भी हम लोग इस्तेमाल जो है कर पाएंगे। इसके अलावा ये पूरा जो रीजन है ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी पूरा रिच बताया जाता है, कई सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंडिया जो है वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ में भी हमारा जो ट्रेड है वो बूस्ट हो सकता है। दिस विल फर्दर ओपन ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विद साउथ ईस्ट आसियान नेशन, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस हो है, ठीक है, फिलीपींस है, सिंगापुर, म्यांमार, इन सब देशों के साथ में भी हम लोग अपने व्यापारिक संबंध बढ़ा सकते हैं। एंड अगेन व्लादिवोस्टोक इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, डायमंड एंड प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि प्लेटिनम, टिन, टंगस्टन एंड गोल्ड। एंड दिस पोर्ट सिटी इज आल्सो रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ का एक्सेस यानी कि इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन। नाउ डिप्लोमेटिकली भी ये रीजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इंडिया पहला वो देश था जिसने 1992 में व्लादिवोस्टोक में अपना कॉन्सुलेट जनरल ओपन किया था, यानी कॉन्सुलेट अपना ओपन किया था। एंड पीएम नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे जो इस रीजन को विजिट करने गए थे, और इन्होंने अटेंड किया था द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंडिया के परमाणु संयंत्रों के बारे में। जो हमारा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र है, उसके लिए जो फ्यूल है और जो टेक्नोलॉजी है या जो एक्सपर्टीज है वो रसिया से ही ट्रांसफर होती है, बिकॉज ये हमने रसिया की ही हेल्प से इस्टेब्लिश किया है। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो रसिया की ही कोलेबरेशन से हो रही है। तो यहाँ आप देखोगे इस रूट के माध्यम से जो फ्यूल रसिया से आता है वो बहुत जल्दी आएगा, यानी कि उसके अंदर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये वाला जो परमाणु संयंत्र है ये हमारा प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली फंक्शन करता ही रहेगा। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, तो देखिए हम चाइना के जो BRI है इसको काउंटर कर सकते हैं, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। और आप कह सकते हो कि जो चाइना का मैरीटाइम सिल्क रूट है उसने पूरे रीजन को प्रभावित किया हुआ है, चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस। तो चाइना का जो प्रेजेंस है इस रीजन में वो बढ़ता चला जा रहा है और इसे हमें काउंटर करना है। ऐसे ही रसिया भी प्लान कर रहा है टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन, स्पेशली सिंस देयर इज चाइनीज पॉपुलेशन सेटलमेंट इन द रीजन इंक्रीजिंग। चाइना की जो सेटलमेंट्स हैं इस पूरे रीजन में वो बढ़ती जा रही हैं। हर एक देश में चाइना अपना बेस जो है बनाने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस न्यू सी रूट इज आल्सो टू हेल्प इंक्रीज इंडियाज प्रेजेंस इन द पैसिफिक रीजन। पैसिफिक रीजन में इंडिया अपनी प्रेजेंस बढ़ा सकता है। हम चाइना के ऊपर नजर रख सकते हैं कि बीजिंग करंटली वहां पे कर क्या रहा है, जिस जिस रीजन को इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है वहां पे हम लोग नजर बना के रख सकते हैं। तो देखिए स्ट्रेटेजिकली भी काफी इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए रहने वाला है। कई मायनों में हमने डिस्कस किया कि ये जो रूट है ये इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, राइट। आपका क्या ओपिनियन है इससे?
न्यू डेवलपमेंट को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर आप नए आए हो तो मैं फिर से एक रिक्वेस्ट जो है करता हूँ, एक सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना और अपने ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।